नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत व चीन के मध्य चल रहे सीमा विवाद में अब दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख भी कूद पड़े हैं। ऐसे संकेत जुलाई माह में घटित कुछ घटनाक्रमों से मिल रहे हैं। यदि ऐसे ही घटनाक्रम आगे भी घटित होते रहे तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इंडिया और चाइना के बीच चल रहा तनाव इतना विकराल रूप धारण कर लेगा कि निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच एक और जंग देखने को मिल सकती है। विगत 6 जुलाई को तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा का 86वां जन्मदिन था। इस दिन नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को फोन करके उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई दी और इस जानकारी को एक ट्वीट के जरिए सार्वजनिक भी किया। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए तो दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहली बार हुआ है जब नरेंद्र मोदी ने फोन करके दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की है। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि चीन द्वारा तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लेने के बाद 17 मार्च 1959 को बौद्धों के धर्मगुरु दलाई लामा ल्हासा से पैदल ही निकल पड़े और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिनों बाद 31 मार्च 1959 को वो भारतीय सीमा में दाखिल हुए। यात्रा के दौरान उनकी और उनके सहयोगियों की कोई खबर नहीं आने पर कई लोग यह आशंका जताने लगे थे कि दलाई लामा की मौत हो गई होगी, लेकिन ईश्वरीय कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारत ने दलाई लामा को एक सम्माननीय धार्मिक अतिथि का दर्जा देते हुए हिंदुस्तान में शरण दे दी। तब दलाई लामा ने भारत में ही एक निर्वासित सरकार का गठन किया। चीन को यह सब नागवार गुजरा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन दलाई लामा को धार्मिक नहीं अपितु अलगाववादी नेता मानता है और चीन में यह धारणा आम है कि भारत चीन के अलगाववादी तत्व तिब्बतियों को अपने यहाँ शरण देकर उन्हें चीन के विरुद्ध इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि वर्ष 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए हमले का एक प्रमुख कारण दलाई लामा को हिंदुस्तान में शरण दिया जाना भी माना जाता है। वर्तमान में भी चीन को दलाई लामा फूटी आंख भी नहीं सुहाते, जिसके चलते भारत में सत्तारूढ़ लगभग सभी सरकारों ने चीन की भावनाओं का हर समय ख्याल करते हुए दलाई लामा से एक नियत दूरी बनाए रखी। साथ ही वर्ष 2003 में भारत ने यह आधिकारिक रूप से मान लिया कि तिब्बत चीन का ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष 15-16 जून की रात को इंडिया व चाइना के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प के 17 दिनों बाद 3 जुलाई 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह का दौरा किया तो उन्होंने सेना के अधिकारियों व जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला तो जरूर बढ़ाया, लेकिन चीन का जिक्र तक नहीं किया। दुर्भाग्य से भारत की इस दरियादिली को चीन ने कमजोरी समझ लिया और सीमा पर अप्रैल 2020 से पूर्व की यथास्थिति को बरकरार रखने से साफ इनकार कर दिया। नतीजतन भारत ने भी अब यह ठान लिया है कि जब चीन को हमारी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है तो हमें भी उसकी भावनाओं का ख्याल रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही वजह रही कि 1 जुलाई 2021 को अपना 100वां स्थापना दिवस मना रही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भारत की ओर से कोई बधाई नहीं दी गई, जिससे चीन मन ही मन खासा जल भुन गया। इस जले पर नमक छिड़कने की गरज से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार दलाई लामा को फोन करके जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित कर दी, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि यदि चीन ने सीमा पर अपनी काली करतूतों को जारी रखा तो भारत भी तिब्बत मसले पर अपनी नीति से पीछे हट सकता है। भारत की इस कठोर कूटनीति को भांपने में चीनी थिंक टैंक को ज्यादा वक्त नहीं लगा, जिसके चलते 22 जुलाई 2021 को
शी जिनपिंग ने चीनी राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार तिब्बत का दौरा किया। इस दौरान वो निंगची शहर के रेलवे स्टेशन पर भी गए, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। साथ ही शी जिनपिंग ने उस क्षेत्र का भी अवलोकन किया जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाकर भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देना चाहता है। शी जिनपिंग ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तिब्बत मिलिट्री कमांड के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि सैनिकों की ट्रेनिंग व युद्ध की तैयारी के काम को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। लिहाजा भारत के कूटनीतिक व सामरिक मामलों के जानकारों का मानना है कि जिनपिंग का तिब्बत दौरा महज इत्तेफाक नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की भारत भूमि पर कब्जा करने संबंधी योजना को अमली जामा पहनाना है। ध्यान रहे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत को अपनी हथेली मानती है, जबकि लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को अपनी 5 उंगलियां। इन सभी पर कब्जा करने को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना धर्म मान रखा है। ऐसे में सारांश यही कि भारत चीन सीमा पर फिलहाल तूफान से पहले की शांति व्याप्त है और एक मामूली सी चिंगारी भी धधकते दावानल का रूप ले सकती है। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।